आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि आज बहादुरगढ़ रोहतक रोड पर स्थित अपने कार्यालय पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक रहे नफे सिंह राठी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र में मोदी सरकार की व प्रदेश में बीजेपी व जेजेपी गठबंधन सरकार की गलत नीतियों व प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचारों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र में मोदी सरकार व प्रदेश में जेजेपी व बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं नफे सिंह राठी ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने 8 मार्च को जनहित के मुद्दों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा प्रदर्शन किए जाने की जानकारी दी। यह प्रदर्शन बहादुरगढ़ में किया जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने। देखिए हमारे जी विधायक जी बताएं सर, जो आज कॉन्फ्रेंस की गई है किस मुद्दों को लेकर की गई सर, पहले ये बताएं सर। जनहित के मुद्दों को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 8 मार्च को बहादुरगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। विशेष तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। किस तरह से 1 महीने के अंदर अंदर 100 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से सरकार ने रेट बढ़ा दिए। पिछले 3 महीने के अंदर अंदर टोटल मिलाकर के 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से रेट बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाने लग रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस सरकार ने ये वायदा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2 करोड़ लोगों को हर साल में नौकरी देंगे हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात तो छोड़ो, हर साल 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। नौकरी कहाँ से देंगे नौकरी, जब लगभग 170 के करीब केंद्र सरकार के अधीन कंपनियां हैं, जो सरकार की कंपनियां हैं, जब उनको बेचने पर सरकार लगी हुई है फिर नौकरी कहाँ से मिलेंगी। अभी हरियाणा सरकार ने पीछे 3-4 महीने पहले 600 वैकेंसी निकाली थी ग्राम सचिव की और 6,72,000 नौजवानों ने फार्म भरे थे। वो एग्ज़ाम भी दे करके आए लेकिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले लोग भी इन्हीं के हैं। पेपर लीक हो गया, क्या सरकार समझती नहीं इस बात को कि उसमें गरीबों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। एक फार्म भरने में और एग्ज़ाम देने तक कितना खर्चा आता है। सेंटर दूर दूर है। सर्दी भयंकर सर्दी के टाइम पे बच्चों को पहले दिन जाना पड़ा, अगले दिन एग्ज़ाम था। कहीं कमरा होटल में लेकर रहना पड़ा, कहीं धर्मशाला में रुकना पड़ा, गाड़ी किराए पे ले जा करनी पड़ी। अपनी गाड़ी है तो तेल कई हज़ार का चढ़ गया। तो कुल मिला करके 8-8, 10-10 हज़ार रुपये एक बच्चे के खराब करा दिए इन्होंने। 6,72,000 बच्चों को जो बेरोजगार। तो ये अब टीचर्स की भर्ती को कैंसिल कर रही पीजीटी टीजीटी वगैरह की। भ्रष्टाचार को लेकर के जहां सरकार कहती है हमारी सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से सरकार चल रही है, परंतु जब इन्हीं एग्जाम्स को लेकर के जहां महिलाओं के कानों के बूंदे तक उतरवा लिए, परंतु कोई भी पेपर हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। फिर कहाँ के ये सरकार की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह है। केवल ये मुंह से कहते हैं, कर्म इनके उल्टे हैं। मुंह से कहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में हम क्या शोभा नहीं देता। आपको नहीं लगता लोग लुभावनी नारे लगाते हैं कि जैसे अब पहले सिलेंडर के दाम थे, जब ये सब्सिडी ट्रांसफर होने लगी तो उन्होंने नारा दिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि जो भी बीच में धांधली होती है वो बेनिफिट आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजाई। उसके बाद आज सब्सिडी होते होते 1 रुपया भी नहीं दी। सब्सिडी खत्म कर दी और मैं कह रहा हूँ आम आदमी पर, गरीब आदमी पर ज़्यादा बोझ डाल रही है सरकार। आम आदमी पर ज़्यादा बोझ डाल रही है। अब इसी बात को लेकर के अगर मैं कहूँ तो इस सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, ये तो कहते हैं आप आपदा में अवसर तलाश करो, इनका नारा है प्रधानमंत्री जी का। ये आपदा में अवसर तलाश किए, कृषि की संबंधित 3 काले कानून बना दिए,
किसी किसान संगठन ने डिमांड नहीं की थी, किसी किसान संगठन ने नहीं मांगे थे ये कानून, लेकिन ये किसानों के हितार्थ नहीं बनाए हैं। सरकार कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं, मंत्री इनके कहते हैं कि हमने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाए हैं। किसान कहते हैं इस आमदनी बढ़ाएगी नहीं, आमदनी बढ़ाएगी अडानी की अंबानी की, इनकी नहीं, किसानों की नहीं बढ़ाएगी। लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे, सरकार को शर्म नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नारा देते हैं, लेकिन और क्राइम रेट देखें तो जितना ये नारे देते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं। मुंह से कुछ कहते हैं, कर्म कुछ करते हैं। अभी बहादुरगढ़ में पिछले दिनों घटनाएं हुई, बजाय अपराध की निंदा करने के, अपराधी की निंदा करने के, सीधा का सीधा आरोप मर दिया किसान आंदोलन के ऊपर। ये इनका षड्यंत्र है बीजेपी का। मैं बहादुरगढ़ के बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस किस्म की बात ना करें। अगर क्राइम की दिक्कत है तो सरकार फेल है, सरकार को कोसो, किसानों को नहीं। किसान तो अपनी लड़ाई लड़े, अपने पेट की लड़ाई लड़े, और हम किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों के साथ। अगर कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण करने वाले हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो तकरीबन दिल्ली में रहते हैं, और जब क्राइम हो जाता है उसके बाद में उनको बुलाया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं केवल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। केवल प्रेस में बयान दे करके चले जाते हैं, कई महीने में आते हैं, उनका बहादुरगढ़ से कोई लेने देना नहीं है। और नगर परिषद में बीजेपी की और कांग्रेस की इकट्ठी सरकार है। इन्होंने कहा था, कई साल से कहते आ रहे हैं CCTV कैमरे लगवाएंगे, लगवा दिए क्या? केवल अखबारी बयान देते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने से पहले बोलते थे कि मैं देश नहीं बिगड़ने दूंगा। अभी फिलहाल देश की हर जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी थी उसको बेचा जा रहा है। अभी 24 तारीख को एक बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 4 रणनीतिक विभागों को छोड़ करके सभी विभागों को निजीकरण क्या तो दिया जाएगा। हवाला ये दिया गया है कि सरकार का काम जन कल्याण नीतियों पर काम करना है, ना कि व्यवसायों पर। ये मतलब ये जो कहते हैं ना, पहले कहते हैं ना देश नहीं बिकने दूंगा, तो ये देश बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि नहीं समझते। सही रेट मिलने का इंतजार, ये फोर्सली झूठ बोलते हैं, मतलब पूरी ताकत के साथ। सही रेट मिलने का इंतजार है। हाँ, सही रेट मिलने का इंतजार, ठीक कह रहे हो आप। और हरियाणा में भी खट्टर साहब को पीछे रिपोर्ट जब आई थी, हिंदुस्तान में खट्टर साहब को सबसे निचले पायदान पर रखा था कि लोकप्रियता में सबसे निचले पायदान पर। आपत्ति में अवसर तलाश करने का नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हरियाणा सरकार ने भी आपत्ति में अवसर तलाश किया। कैसे किया? 4000 प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, उसको बेच दिए। हरियाणा के लोगों को पता ही नहीं चला, अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा है। 4000 बेच दिए लॉकडाउन के टाइम पे, कानून बना दिए। तो ये कोरोना महामारी के टाइम पे इस किस्म के कानून बनाने का मकसद यही था कि कोई एजिटेशन ना करे, कोई बोले नहीं। अब 4000 आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाली महिलाएं, मैक्सिमम विडो है बेचारी, गरीब परिवार से है, वो कहाँ जाएंगी? उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जो छोटा सा रजिस्ट्री का घोटाला है, धान का घोटाला है, चावल का घोटाला है, सरसों का घोटाला है, कितने घोटाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उजागर किए, लेकिन सरकार उनका SCT बना दी, हम इंक्वायरी कराएंगे, जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है, कोई एक्शन। छोटा सा किसान आंदोलन जो पंजाब से चल के आया यहाँ पे, हाँ वो तो मैंने पहले भी उठाया। 26 नवंबर को जो लगा के एक बार किसान आंदोलन है, जो लगाए SDO, कहीं ना 70% तो बाहर के दूसरे प्रदेशों में। कहीं ना कहीं राठी साहब, आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन के जरिए ही जो है कहीं ना कहीं पूरा देशव्यापी जो है सरकार के विरोध में, जो केंद्रीय सरकार है उसके विरोध में माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि महंगाई की मार भी है, बेरोजगारी की भी है, क्राइम की भी है, आम जन के उपयोग की हर चीज, चाहे वो रेलवे का भाड़ा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, या गेहूं, जो भी राशन की चीजें हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। देखो, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो CBI के मुकदमे भुगतेगा, ED की रेड भुगतेगा, अनेक तरह के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो जाएंगे। उसमें तो कोर्ट ने दिया, इनको फटकार मारी लगाई है, पूरे पॉइंट बना के दिया है कि अगर आपके केंद्रीय सरकार के साथ में किसी की सहमति नहीं है तो वो देशद्रोह साबित नहीं होता, और ये देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं। तो ये सोच का अंतर है। शायद इन्होंने सोच लिया कि हम सारी जिंदगी भर तक सरकार में रहेंगे, ऐसी बात है नहीं।
हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। आगे आपने आगे जो जब ये चुनाव बात होंगे तो रखी, पता चल जाएगा। आपने ये बात रखी सर कि जिंदगी भर सत्ता में रहने का थोड़ा सा इनके अंदर है, तो मैं उस पर एक बात करता हूँ कि आज भी बहादुरगढ़ के जो पूर्व विधायक है उसके कार्यालय पर विधायक लिखा हुआ है, जबकि विधायक की पोस्ट से हटने के बाद पूर्व विधायक होना वो चाहिए। किस हैसियत से जो है अभी शर्म रोड आती नहीं, रोड के वो- उद्घाटन कर रहे हैं, रोड के उद्घाटन कर रहे हैं। अब पानी की व्यवस्था के लिए भी वहां भी जाके कोई सुनवाई करते हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये अब भी विधायक लिखे बैठे अपने ऑफिस पे। हाँ जी। इनको ये शर्म भी नहीं है कि तू हार लिया चुनाव, 1.25 साल हो गया, तो कम से कम बोर्ड ने तो एक्स लिखवा दे। रोड के उद्घाटन कर रहे हैं, रोड के उद्घाटन। रोड के उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी की और कांग्रेस की इकट्ठी सरकार है नगर परिषद में। लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता है। लूट मचाई है इन्होंने बुरी तरह से। अब चुनाव आएंगे 2 महीने में, लोगों को पता चल जाएगा इनको। अब लुटेरे बैठे हैं, इनका मकसद केवल लूट मचाना है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो जननायक जनता पार्टी है वो लगातार ये कह रही थी कि हम अपने दादाजी की नीतियों पर चलते हैं, किसान पुत्र हैं। आज मैंने कई बार उनके प्रोग्राम भी देखे हैं। खुद दुष्यंत दिग्विजय चौटाला जी आज सौदा में आए थे एक बार, उन्होंने कहा था कि निक्कर वालों को पहचान, और आज वो निक्कर वालों के साथ में बिल्कुल डटे हुए हैं जबरदस्त तरीके से। उनसे पूछो ना, देखो हमने तो पहचान लिया, आप भी पहचानोगे। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। आज ये हालत है कि गांव में घुसते हुए डर लगता है। उनके हेलीकॉप्टर को भी नहीं उतरने दिया अभी पीछे दुष्यंत के। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी कि देश की आज़ादी के इतिहास में ये पहली घटनाएं हुई है कि मुख्यमंत्री के 2 जगह प्रोग्राम बने, उनके हेलीकॉप्टर को किसानों ने उतरने नहीं दिया। डिप्टी सीएम के भी अपने हलके में उचाना में प्रोग्राम था, उनके भी हेलीकॉप्टर को लोगों ने नहीं उतरने दिया। और कहीं अगर वो छुप करके जाते हैं तो फिर किसान उनको काले झंडे दिखाते हैं। तो उनको अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि किसानों में कितना गुस्सा है, और फिर भी कानून वापस नहीं लेते। क्यों जिद लगाए बैठे? ये किसान को मजबूत करने के कानून नहीं है, ये अडानी और अंबानी को मजबूत करने के कानून बनाए। अब चौटाला जी के स्वागत हो रहे हैं सर गाँव में जाकर, जहाँ भी जा रहे हैं जहाँ उनके फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है सर, और दूसरी तरफ जेजेपी के लोगों का विरोध किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? 35 साल पहले चौधरी देवलाल जी ने हरियाणा के हितों को देखते हुए एसवाइएल के पानी को लेकर के त्याग पत्र दे करके लोगों के बीच में आए थे। और उसके 35 साल के बाद में अगर उनकी नीतियों पर कोई चलने वाले हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिन्होंने किसानों के हितार्थ विधानसभा की सदस्यता त्याग पत्र दे करके किसानों की लड़ाई लड़ गए। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही वो पार्टी है जो 26 नवंबर से किसान यहाँ बैठे दिल्ली के चारों तरफ। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बगैर झंडे के, बगैर निशान के उनकी मदद में खड़े। 2 उपचुनाव और 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा आक्रोश है लोगों का, जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनता जा रहा है, उसमें क्या असर लाएगा? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल मीडिया सारा का सारा मोदी जी की शरण में है, एक आध को छोड़कर। सुभाष चंद्रा जी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के आशीर्वाद से बड़े हैं, सबको पता है। जी न्यूज़ सारा उनका है। जितने बड़े बड़े अखबारों के मालिक हैं, मैं नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको पता है, वो राज्यसभा के मेंबर बना रखे हैं। किसी को माइन दे रखी है, किसी को और लाभ के पद दे रखे हैं, और किसी को बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट या टीवी के माध्यम से है या अखबारों के माध्यम से लाखों रुपए का रोज उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या वो किसान की, गरीब की, कमजोर की आवाज़ रखेंगे क्या सरकार के खिलाफ? नहीं रखेंगे। इसलिए हिंदुस्तान का गरीब आदमी, किसान और मजदूर जाग गया है, और इस सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि किसान और मजदूर की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आगामी 8 मार्च को आपका क्या प्रोग्राम है जो आप बता रहे हैं? 8 मार्च को हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहादुरगढ़ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर। सर ये बताएं कि शुरू से लगातार हम किसान आंदोलन का कवर कर रहे हैं, हर 10 दिन के बाद एक नया नाम किसानों को दिया जाता है। शुरुआत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद है वहाँ से हुई, उसके बाद आज हालात ये हैं कि अब जो है आंदोलन को किसान आंदोलन से समेट करके एक विशेष कम्युनिटी की तरफ करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल है। सर किसान किसान है, चाहे वो किसी भी जाति का है। सरकार ने जब ये किसान आए उस टाइम पे इनको खालिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, नक्सली कहा था, अनेक तरह के आरोप लगाए गए थे।
फिर मुख्यमंत्री जी का 3 दिन के बाद में बयान आया कि ये केवल पंजाब के किसान बैठे, हरियाणा का कोई किसान नहीं। तो उससे लोगों ने हमारे इस एरिया में, ये 8-10 डिस्ट्रिक्ट है, जो खापों की पंचायत करनी शुरू होगी। और खापों ने फैसला लिया कि हम तन मन धन से इनकी मदद करेंगे, क्योंकि किसान की लड़ाई लड़ रही है, हम भी किसान। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे। जहाँ तक बात किसानों के ऊपर लांछन लगाने की, वो सारे लांछन इन्होंने लगा लिए। इनकी गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश कर ली कि किस तरह से फूट डालें। फूट नहीं पड़ी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फिर हमले करने शुरू कर दिए। 26 जनवरी वाला भी ड्रामा सारा का सारा सरकार द्वारा प्रायोजित था। 26 जनवरी ने जो मीडिया ने जो वातावरण पूरे देश में बनाया कि तिरंगे का अपमान हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, गुजरात के कितने शहीद हैं जो तिरंगे में लपेट के आए हैं? बताओ तो सही। नहीं है। मैं कहता हूं कि किसानों के, मजदूरों के बच्चे ही देश की सुरक्षा करते हैं, और किसान इस देश का, किसान और मजदूर इस देश का पेट भरता है। बीजेपी के नेताओं में अहंकार ज़्यादा आ गया, अभिमान ज़्यादा हो गया, और अभिमान का भगवान का पैर होता है। इसलिए इन किसानों को और गरीबों को सताने का सरकार काम ना करे। और बीजेपी के लोगों ने तो वहाँ का यूपी बॉर्डर पे भी, गाजीपुर बॉर्डर पे भी हमला करवाने का षड्यंत्र, अपने लोग भेजे थे। अपने लोग भेज करके, उनका तो लोनी का विधायक भी उसमें शामिल था। इधर आपके इस पर टीकरी बॉर्डर पे भी भेजे और सिंगू बॉर्डर पे भी भेजे। वो बीजेपी के पदाधिकारी थे। टीकरी बॉर्डर पे जो लोग आए वो बीजेपी के पदाधिकारी थे। उन्होंने कुछ तो माफ़ी मांगनी पड़ी इस बात के लिए, शर्मसार भी हुए। तो ये अच्छी सोच नहीं है। और फिर किसी भी बात को किसानों के प्रति जोड़ना ये गलत है। अब मान लो कोई यहाँ पकड़े गए, कोई 1-2 कोई आवारा थे जो, जिन्होंने किसी दुकान में घुस करके कोई वारदात करने की कोशिश की, उनको भी किसान बताया गया। तो उनको नहीं, उनको किसानों से जोड़ने का प्रयास किया बीजेपी वालों ने। अच्छा जी। बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने किसानों से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ शहर के लोगों को, उन्होंने उनको रोक दिया कि किसानों से मत जोड़ो इन बातों को। क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उससे क्रिमिनल के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन मैं उन भाइयों से जरूर निवेदन करूंगा, आरएसएस के, बीजेपी के लोगों से, कि वो इस किस्म की बात ना करे जिससे आपसी भाईचारा खराब हो। सर ये बताएं कि जिस तरह से हट धर्म जो है बीजेपी अपना रही है, और ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, जो लोग हैं वो लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोग कर लें या आप किसानों की बात करें तो वो भी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं तस्य मस होती नजर नहीं आ रही। क्या ये ईवीएम को लेकर तो वो नहीं है कि भाई ईवीएम इनके अंडर आ चुकी है और ऐसे में लोग, जनता कहीं भी कुछ करे, सड़कों पर आए, आंदोलन करें, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? देखो, ये जांच का विषय है, क्योंकि हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और ये कहने की स्थिति में भी नहीं है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। ये जांच का विषय है। जहाँ तक बात सरकार के मूड की है, सरकार ने अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं देश में, उनको कमज़ोर किया है, उनमें फूट डाली है और उसको ख़त्म कराया है। ये पहला आंदोलन है जो 3 महीने से ज़्यादा हो गए, और सरकार इस मामले में फंसी हुई है। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार इसमें इज्जत का सवाल बना रही है। सरकार को इज्जत का सवाल नहीं बनाना चाहिए, किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, ये होता है सर, चौधरी छोटराम जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में 2 बातों का जिक्र किया है कि मेरे बड़े किसान 2 बात मेरी मान, एक बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। शायद बोलना किसानों को आ चुका है क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन को पहचानने की बात अगर कही जाए तो दुश्मन कौन है, किस शक्ल में है, कहाँ है, क्या है, वो कैसे पहचानोगे? छोटूराम अपने अपने टाइम पे हमारे नेता हुए हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। उसमें सबसे पहले सर छोटूराम, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हुए, और फिर चौधरी देवलाल जी, जिन्होंने अपने अपने समय पर किसानों को फायदा पहुंचाने के अनेक कानून बनाए, उनकी जमीन की रक्षा की। लेकिन ये एक सरकार ऐसी आई है
जो किसान मजदूर के खिलाफ कानून बना रही है और पूंजीपति की पूंजी की रक्षा कर रही है, उनके पूंजीपति की पूंजी को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी रक्षा करने पर उनके हितार्थ कानून बना रही है। कांग्रेस ने 2012 में यही कानून पार्लियामेंट में रखे थे और दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी भाषण देते तभी ये कहा था कि 2-2 फुट के आलू पैदा कर देंगे 24-24 इंच के। उस टाइम पे कांग्रेस इसलिए पास नहीं करा पाई थी कि कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में। जो क्षेत्रीय दल थे उनके सहयोग से सरकार चल रही थी। कई राजनीतिक पार्टी के साथ। हाँ। तो क्षेत्रीय दलों ने यह कह दिया कि अगर सरकार इसको पास कराएगी तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो सरकार ने वो कानून टेबल कर दिए थे, वापस लेकर के एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी। वो एक तरीका था डिले करने का। उस स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया, उस स्टैंडिंग कमेटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं, इतने चुनाव आ गए 2014 के। तो वही कानून इन्होंने पास कर दिए। कांग्रेस तो उन कानूनों को वॉलमार्ट जैसे, पेप्सिको जैसी कंपनियां जो अमेरिकन कंपनियां हैं उनसे बात कर रही थी और इन्होंने अडानी अंबानी से बात कर ली। अडानी अंबानी ही तो बीजेपी को फंडिंग करते हैं चुनाव में, तो उनके हित के लिए बनाए ये कानून, किसानों के गरीबों के लिए नहीं बने। किसानों को और गरीबों को तो मारने के कानून है, अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ाने के कानून बनाए। ठीक है, थैंक यू।